जब आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे और उसमें एक नाम आता है अंग्रेजों का, वॉरेन हेस्टिंग्स का, जेम्स प्रिंसेप का। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब शुरुआती दौर में इतिहास लिख रहा है तो उसने एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखा। उसने कहा कि जब मैंने संस्कृत भाषा की खोज की तो सभ्यता के तारों में मुझे मिला, उसने एक लाइन लिखी कि भारत यूरोपियन सभ्यता गंगा के तट पे पैदा हुई है। यह उसने लिखा और कई विद्वानों ने लिखा कि यूरोप की सभ्यता, पूरे विश्व की सभ्यता का जन्म गंगा के तटों पर हुआ है, और गंगा इंग्लैंड में नहीं बहती है। और शुरुआती विद्वानों ने यह माना, और मानने के बाद एक थ्योरी रख दी कि आर्य तो बाहर से आए थे। रशिया के पास एक पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया से निकलकर भारत आए, और भारत में जो यहां के श्याम वर्णी यानी कि जो डार्क स्किन लोग थे उनको मारा पीटा दमित किया, उनको दास बना लिया, द्रविड़ नाम रख दिया, और भारत में एक डिवाइड एंड रूल का ऐतिहासिक लक्ष्य रख दिया। तो इतिहास में वो कौन सी साजिश हुई थी कि शुरुआती दौर के अंग्रेज अधिकारियों ने लिखा कि ये समस्त भाषा गंगा के तट से संसार को गई है, और हमारा ही इतिहास उलट के हमें पढ़ा दिया कि तुम तो इस देश के हो ही नहीं, तुम तो बाहर से आए हो। सभ्यता की जननी तो यूरोप है। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हुआ इतिहास में? हम अहिंसा के सिद्धांतों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। सारे राष्ट्राध्यक्ष गए महात्मा गांधी की समाधि पर क्या वास्तव में अहिंसा के सिद्धांतों से हमें आजादी मिल गई थी? क्या हमारे क्रांतिकारियों, आजाद हिंद फौज, इनके बलिदानों को इतिहास ने उतना मूल्यांकित क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन दिमाग में तो जरूर आता होगा, आना भी चाहिए, है ये बहुत वैलिड पॉइंट। और कई बार ये नजर आता होगा कि क्या ये जो अहिंसा की नीति थी, ये ब्रिटेन की एक्सटेंडेड पॉलिसी तो नहीं थी कि उस गुस्से को, जो हम लोग सेफ्टी वॉल थ्योरी कहते हैं, वो बनी रहे, प्रेशर निकलता रहे समाज से। तो बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो इतिहास की साजिशों के बारे में तुम्हें बताएंगी। तो ये क्लासेस सिर्फ तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए हैं, क्योंकि इन क्लासेस को मैंने बहुत पहले प्लान किया जब मैं तमिलनाडु पे रिसर्च कर रहा था, उस हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहा था। लेकिन भारत का माहौल ऐसा नहीं था। हम भारत को भारत बोलने में शर्म करते थे। हम अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया को बताने में हमें लज्जा सी थी, और इस लज्जा को देने वाले, शर्म को देने वाला मैकाले अकेले नहीं था। मैकाले के पास इतनी बड़ी जो है वो बुद्धि नहीं थी, इसके पीछे एक जर्मन भी था, मैक्स मुलर, जिसके अपने देश में यह मान्यता थी कि भारत सभ्यता की जननी है, ये प्योर है, ये श्रेष्ठ हैं। हिटलर ने उस स्वास्तिक के आसपास की चीज को अपना लिया, आर्यन थ्योरी दे दी वहां पे, लेकिन भारत में ही उन्हें विदेशी आक्रांता बता दिया। तो इतिहास के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो गया? कैसे जो सबसे श्रेष्ठतम लोग थे वो सबसे वो आक्रांता कैसे बता दिए गए इतिहास में, और हम भारतीयों को वो पढ़ा दिया गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमें पढ़ा दिया जाता है ये मिला, ये मिला, ये मिला, यहां पर स्नानागार मिला। किसी ने शासन व्यवस्था पढ़ाई? वहां राजा नहीं था, किसी राजा की मूर्ति नहीं मिली, तो शासन कौन चलाता था? बिना राजा के शासन होता है? भारत में था, क्योंकि मोनार्की शब्द उनका है, उनके यहां नाइटहुड है, उनके यहां मोनार्की है। आज भी राजा रानी उनके हैं, है ना, प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, हमारे यहां तो नहीं है। तो हमारी सभ्यता में क्यों नहीं किसी राजा की सत्ता के बारे में पता चला? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक थी। समाज का जो श्रेष्ठ व्यक्ति यानी आर्य जो था, वो सबकी सहमति से राज्य चलाता था। आप बताइए, हम आज लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र की जो अगली सीढ़ी होती है वो एनार्की होती है। यानी हम और आप इतने प्रबुद्ध हो जाएं, अपने नियमों का इतनी अच्छी तरह से पालन करें कि हमें किसी राज सत्ता की आवश्यकता पड़े ही नहीं।
द अब्सेंस ऑफ रूलिंग, शासन की अनुपस्थिति, यानी देश का हर नागरिक, जिसके बारे में हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो इतना प्रबुद्ध हो जाए कि ये मेरे नियम है, मुझे ये टैक्स देना है, मुझे व्यापार करना है, मुझे शिक्षा लेनी है, मैं अपने घर में इतने दायरे में रहूंगा, मेरे ये नियम, मैं इतना अवेयर हो जाऊं, जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की, जो इमेजिनेशन उनके दिमाग में था। तो ये तो लोकतंत्र से भी बड़ी अवधारणा है। तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम व्यवस्था देने वाली वो संस्कृति से, इतिहास की किताबों से, तुम्हें पढ़ा तुमने कभी उसकी शासन व्यवस्था के बारे में? पढ़ा तुमने कभी? किसी किताब का नाम बताओ कि जहां हड़प्पा की शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई हो। यह तो पढ़ा कि वो शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता उन्नत सभ्यता होती है जब व्यक्ति विकास की सीढ़ियां चढ़ जाता है। मानते हो? आज हाईली स्किल्ड हो जाता है, अपार्टमेंट्स में रहता है, व्हीकल्स यूज करता है, इंटरनेट यूज करता है, तभी तो शहर में रहता है। वहां की भाषा बोली बोलता है, मस्ट हैव सो मच स्किल कि वो अर्निंग कर सके ताकि शहरों का खर्चा उठा सके। राइट और रॉन्ग? पार्टीज में जाता है, क्लब्स में जाता है, स्विमिंग पूल होते हैं ना, ये उस समय थे। तो इसका मतलब है कि वो हाईली एडवांस सेंटर था। तो क्या किसी वेल स्ट्रक्चर पॉलिटी के बिना ये इकोनॉमी सरवाइव कर सकती थी? तो इतिहास की किसी किताब में मुझे स्नानागार के बारे में पढ़ाया गया, अन्नागार के बारे में पढ़ाया गया, मुझे अर्बन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया गया, मुझे मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, इन सब के बारे में बताया गया। लेकिन इस पूरे सिस्टम को, जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली थी, वो ड्राइव कैसे हो रही है, इसके बारे में मेरी इतिहास की किताब में मुझे क्यों नहीं बताया गया? तुमने पढ़ा? तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया? एंड हाउ इट इज पॉसिबल कि आज पता चल रहा है कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा था ये।